Hi friends, welcome to the BFM crash course day number 9. So as we know that in every crash course video we are discussing one liner with MCQs. So this is our one liner with MCQs part 9 of BFM. So let's continue our discussion from where we have left in the last session. So first of all let's talk about RTGS plus and EBA. दोस्तों आरटीजीएस प्लस एक स्पेशल सिस्टम है जर्मनी में ताकि पैसा को ट्रांसफ़र कर सके यूरोप के बैंकों के बीच में। तो ये बहुत ही फास्ट है और ये बिग पेमेंट को हैंडल करता है। ईबीए यूरो वन की बात करें तो समझिए कि एक स्मार्ट सिस्टम है जो कि बैंकों अलग अलग कंट्रीज में जो बैंक है उनमें पैसा भेजना और यूरो को रिसीव करना होता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में बैंक है तो यूरो को भेजना और रिसीव करना इस सिस्टम के माध्यम से होता है। इसका नाम है ईबीए यूरो वन। तो फ्रेंड्स ये हेल्प करता है कि टाइम सेव करने में और मनी सेव करने में। नेक्स्ट है ईबीए स्टेप 2, सॉरी ईबीए यूरो वन था और उसके बाद हमारा ईबीए स्टेप 1। ईबीए स्टेप 1 को एक सिस्टम की तरह समझिए हर एक दिन का पेमेंट के लिए, ठीक है, लोगों के बीच में और बिजनेस के बीच में। तो ये समझिए कि आपका बैंक, आप अपने बैंक ऐप को यूज करने हैं अपने फ्रेंड को पे करने के लिए डिनर के लिए। तो ये होता है हमारा ईबीए स्टेप 1। ईबीए स्टेप 2 क्या होता है? एक सुपर एफिशिएंट सिस्टम है जो कि यूरोपियन बैंक को हेल्प करते हैं, यानी जो बैंक यूरोप में है ये सिस्टम यूरोप वाली बैंक को हेल्प करती है ताकि वो पैसा आसानी से क्विकली मूव कर सके, खासकर एवरीडे नीड्स के लिए जैसे कि शॉपिंग वगैरह हो गया इसके लिए। तो ये ईबीए का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ईबीए का फुल फॉर्म है यूरोपियन क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए हम लोग आरटीजीएस नेफ्ट की बात करते हैं। भारत में ये है आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये सुपर क्विक तरीका है बैंकों को कि वो पैसा एक दूसरे से भेज सके और समझिए कि यहाँ पे इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो सकता है बहुत ज़्यादा अमाउंट पैसा का, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट से आपके फ्रेंड के बैंक अकाउंट में। उसके बाद दोस्तों प्रत्येक बैंक जो है आरबीआई के साथ, प्रत्येक बैंकों को एक स्पेशल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास। समझिए कि एक पिगी बैंक है जहाँ पे वो पैसा रखते हैं ताकि वो क्विक ट्रांसफ़र के लिए यूज कर सकें। तो ये होता है हमारा, इसको कहते हैं पूल अकाउंट। क्या कहते हैं इसको? पूल अकाउंट कहते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जब आप आरटीजीएस को यूज़ करते हैं भारत में रेगुलर पर्सन के रूप में तो आप केवल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी भेज सकते हैं जो कि 2 लाख है, 2 लाख रुपया उससे ज़्यादा। नेक्स्ट है दोस्तों एनईएफटी के बारे में बताया जा रहा है। एनईएफटी एक सिस्टम होता है जहाँ पे भारतीय बैंक जो है वो ग्रुप में पैसा भेजती है। समझिए कि आप स्मॉल बंच ऑफ पेमेंट को एक साथ भेज रहे हैं, इसे एनईएफटी कहते हैं। दोस्तों फंड फॉर एनईएफटी के बारे में बताया जा रहा है कि आपका जो फंड है एनईएफटी का उसको एडजस्ट किया जाता है। एनईएफटी के माध्यम से भारतीय बैंक है वो अपनी पिगी बैंक को यूज़ करती है ताकि पैसा को एक दूसरे के बीच में ट्रांसफ़र कर सके, मूव कर सके। समझिए कि आपका बैंक पैसा ले रहा है स्पेशल अकाउंट से ताकि दूसरे बैंक को पैसा भेजा जा सके। तो करने का मतलब कि एनईएफटी में जो फंड के ट्रांसफ़र के लिए भी एक पूल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आपको कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम लोग। पहला सवाल है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ आरटीजीएस प्लस? ऑप्शन है क्लियरिंग रिटेल पेमेंट, ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों कि हैंडलिंग क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट, फैसिलिटेटिंग रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मैनेजिंग बैच प्रोसेसिंग फॉर यूरो ट्रांजैक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि आरटीजीएस प्लस का मेन काम है एक हाइब्रिड, ये क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट को, सॉरी, इट फैसिलिटेट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नहीं, ये कहाँ पे? जर्मन में है। नेक्स्ट है कौन सा यूरोपियन क्लियरिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट के लिए? ऑप्शन है आरटीजीएस प्लस, ईबीए यूरो वन, ईबीए स्टेप 1, ईबीए स्टेप 2। सही जवाब है इसका ईबीए यूरो वन। ईबीए यूरो वन को डिज़ाइन किया गया है क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्लियरिंग सिस्टम को कैटेगराइज किया जाता है रिटेल पेमेंट सिस्टम यूरोप में? तो यूरोप में जो रिटेल पेमेंट सिस्टम होता है ऑप्शन है आरटीजीएस प्लस, ईबीए यूरो वन, ईबीए स्टेप 1, ईबीए स्टेप 2। तो दोस्तों यूरोप में जो हमारा रिटेल पेमेंट सिस्टम होता है उसमें हमारा ईबीए स्टेप 2 आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ईबीए स्टेप 1, ठीक है। तो ईबीए स्टेप 1 हमारा रिटेल पेमेंट सिस्टम है यूरोप का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और स्टेप 2 क्या है हमारा? पैन यूरोपियन ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम है। ईबीए स्टेप 2 इज ऑल्सो नोन एज मैनेजिंग क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट। देखिए क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास ईबीए यूरो वन है, फैसिलिटेटिंग रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए आरटीजीएस प्लस है, हैंडलिंग यूरो रिटेल पेमेंट के लिए हमारे पास ईबीए स्टेप 1 है, ठीक है। तो हैंडलिंग यूरो रिलेटेड पेमेंट के लिए हमारा ईबीए स्टेप 2 भी है। नेक्स्ट है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आरटीजीएस को मैनेज करती है? आरबीआई, आरडीबीआरटी, एनएससीएच, एनपीसीआई। सही आंसर है आरबीआई।
आरटीजीएस के कंटेक्स्ट में आईडीबीआरटी का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम अमाउंट कस्टमर आरटीजीएस से कितना ट्रांसफर कर सकते हैं बताइए? 2 लाख। ठीक है, कौन सा मेथड यूज किया जाता है स्मॉल रेमिटेंस के लिए बैंकों के बीच में भारत में? स्मॉल रेमिटेंस के लिए हम लोग एनईएफटी को यूज करते हैं। एनईएफटी में कैसे फंड को एडजस्ट किया जाता है बैंक के बीच में? तो एक सेंट्रलाइज पूल अकाउंट होता है जो कि आरबीआई मेंटेन करती है, फंड डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। इंडिविजुअल पूल अकाउंट होता है, पार्टिसिपेटिंग बैंक मेंटेन करते हैं, और यानी तो कन्वर्टिंग फंड इनटू फिजिकल कैश एंड डिलीवरिंग देम टू रिसीविंग बैंक। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंडिविजुअल पूल अकाउंट है वो बैंक मेंटेन करती है, पार्टिसिपेटिंग बैंक मेंटेन करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं आगामी सीआईबी के एग्जामिनेशन के लिए एकदम फुल्ली फ्लेजेड प्रिपरेशन और दोस्तों एकदम पिन पॉइंटेड कंटेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस क्रैश कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। क्रैश कोर्स में केवल वही कवर किया जा रहा है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको इस प्रकार का वन लाइनर सेशन और एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक चैप्टर के लिए मिलेगा, और आप उसके बेसिस पर उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको वीडियोज़ यदि जरूरत हो तो केस स्टडीज़ का वीडियोज़, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज का वीडियोज़ मैं सेपरेटली प्रोवाइड करूंगा इस क्रैश कोर्स में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रहेगा ही हमारा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको डेली क्विजेज और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। सो इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू ऑल दिस कंटेंट, व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल आवर ऐप जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल, और उसमें जाकर आप इस प्रैक्टिकल क्रैश कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। यानी दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों एनईएफटी के बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, एनईएफटी जो है फंड ट्रांसफर, जो पार्टिसिपेटिंग बैंक के जो फंड ट्रांसफर के रिक्वेस्ट होते हैं, एनईएफटी को समझिए कि एक ऐसा सिस्टम जो कि भारतीय बैंक को हेल्प करती है एक दूसरे को पैसा भेजने में। तो वो बैचेज में करती है, हर एक घंटा में बैचेज होता है, ठीक है, उसमें वो ऐसा ट्रांसफ़र करती है। और दोस्तों समझिए कि इसका मतलब ऐसे समझिए कि सारे के सारे पेमेंट रिक्वेस्ट को अलग अलग लोगों से कलेक्ट कर ली और उसको 1 घंटा में एक साथ भेज दी। यही होता है हमारा बैचेज का मतलब, समझ में आया? कि जितना पेमेंट रिक्वेस्ट आया उसको एक साथ कलेक्ट कर लिया और साथ एक घंटा में एक बार भेज दिया, उसको कहते हैं बैचेज। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि हमारा जो एनईएफटी और आरटीजीएस है ये बेटर और फास्टर वे है पैसा भेजने का कंपेयर टू पेपर चेक एंड ड्राफ्ट। तो ये इसका एडवांटेज है। एनआरआई की बात करें दोस्तों कि जब भी देखिए किसी को एनआरआई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस बात पे निर्भर करता है। 2 रूल है उस पर, पहला टैक्स से रिलेटेड और दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। से देयर आर 2 रूल्स, फर्स्ट इज रिलेटेड टू टैक्स एंड अदर रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, दैट इज फेमा। ओके, तो दोस्तों पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि कुछ इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर इंडिविजुअल को एनआरआई मानने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशन है कि एनआरआई तभी माना जाएगा जब पहला ऑप्शन का रहा है स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज। मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जो कि भारत में पिछले साल 182 दिन, भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो, तो 182 डेज रहा हो, तो उसे एनआरआई माना जाता है टैक्स पर्पस के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप भारत में थे 6 महीने के लिए या उससे ज़्यादा के समय के लिए थे पिछले साल में, तो आप एक एनआरआई माना जाएंगे टैक्स रीजन से। समझे? मैंने बोला ना 2 रीजन होता है, एक टैक्स रीजन होता है, एक फेमा का रीजन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज इन द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर। क्या मतलब हुआ कि यदि आप भारत में 365 दिन के लिए, 365 दिन या उससे ज़्यादा के लिए थे, या कम से कम एक साल में 60 दिन के लिए थे पिछले साल में, तो आपको एनआरआई माना जाएगा टैक्स पर्पस से। तो यदि मान लीजिए कि आपने भारत में 100 दिन स्पेंड किया, पिछले 4 साल में हर एक साल में 100 दिन एक्सपेंड किया, तो और 70 दिन, जैसे मान लीजिए समझिए पिछला 1 साल में 70 दिन रहा, उसके पहले के 4 साल में 100 दिन रहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 365 दिन कम से कम होना चाहिए लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में, तो आप एक एनआरआई माना जाएंगे टैक्स पर्पस के लिए। ये समझ में आ गया? ठीक है, और जो भी इंडिविजुअल जो है यदि आप इन सभी कंडीशन को मीट नहीं करते हैं तो आपको एनआरआई नहीं माना जाएगा। इसका मतलब कि आपका जो टैक्स रूल रहेगा वो अलग रहेगा एज कम्पेयर टू रेजिडेंट इन इंडिया। समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नेफ्ट कैसे फंड ट्रांसफर को क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी जो पॉइंट हमने डिस्कशन किया, नेफ्ट कैसे सेटल करती है फंड ट्रांसफर को, रियल टाइम बेसिस, डेली बेसिस, नेट बेसिस। यस, नेट बेसिस सही जवाब है। आवरली इंटरवल पे दोस्तों नेट बेसिस होता है, इस पे नेफ्ट सेटल करती है फंड ट्रांसफर को। क्या इंपैक्ट है एनईएफटी और आरटीजीएस का फंड ट्रांसफर एफिशिएंसी पे? तो ऑब्वियस सी बात है, फंड ट्रांसफर एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है और चेक एंड ड्राफ्ट पे रिलायंस कम हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा रेगुलेशन एनआरआई के डेफिनेशन को रेगुलेट करता है? तो इसमें इनकम टैक्स भी है और फेमा रेगुलेशन भी है।
इनकम टैक्स के अंतर्गत कब एक इंडिविजुअल को एनआरआई माना जाए कि वो भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कम से कम 365 दिन रहा हो लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में। सो ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्लासिफिकेशन है इंडिविजुअल जो इन कंडीशन को मीट नहीं करती है, क्या वो एनआरआई कहलाएगी, क्या वो ओआई कहलाएगी या आरआई कहलाएगी, तो उसे नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्रैश कोर्स भी है, सब लाइक बीएफएम क्रैश कोर्स, एवीएम क्रैश कोर्स, बीआरबीएल क्रैश कोर्स। तो यदि आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट है, यू कैन ऑल्सो इनरोल, यू विल गेट द सेम फैसिलिटी फॉर दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक वन लाइनर PDF, 3000+ MCQs, videos, case studies and MCQs videos, and also you will get mock test and daily quizzes. So for more detail you can WhatsApp me on the number shown on the screen. Thank you. The rest content will be provided to the paid member.